बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र और आज हम लोग 9th फिज़िक्स में से के चैप्टर नंबर 4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। बेटा बहुत सारे बच्चे इक्विलिब्रियम को लेके 9th के लेवल पे एटलीस्ट ना वो कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो 7th से 8 में आते हैं। चूँकि हम लोग प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 8 क्लास को प्री 9 पढ़ाते हैं, तो इसलिए उन बच्चों की जो थिंकिंग है वो अभी 7-8 के लेवल की होती है, जबकि हम लोग उनको क्या करवा रहे होते हैं 9th का जो है ना कोर्स का स्टडी करवा रहे होते हैं। तो इसलिए वो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो वो बहुत आसान सा हल जो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए लगाते हैं ना, निकालते हैं, वो हल ये होता है कि वो कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि रुकी हुई है, जो मूव नहीं कर रही, वो इक्विलिब्रियम में है। बेटा ऐसा नहीं है। रेस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम की एक फॉर्म ज़रूर है, लेकिन रेस्ट ही को आप कहो कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम को की एग्जांपल है, तो ये बात ठीक नहीं होगी। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम है क्या। बेटा इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। अब जाहिर सी बात है, जब कोई एक चीज़ रुकी हुई होती है, रेस्ट में होती है, तो तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो इक्विलिब्रियम में होगी वो रेस्ट पे होगी। यस, रेस्ट भी इक्विलिब्रियम की एक टाइप है जिसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन आप अगर इससे ये डिड्यूस करें कि हर वो चीज़, जब भी आप इक्विलिब्रियम के बारे में सोचो और सोचें कि जो चीज़ रुकी हुई है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं, हर वो चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। यस, रुकी हुई चीज़ भी इक्विलिब्रियम में आती है, लेकिन तमाम चीज़ें जो इक्विलिब्रियम में हो वो रुकी हुई नहीं होती हैं। अब दोबारा मैं डेफिनेशन पे आता हूँ कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। अब जब बॉडी रेस्ट में तब तो कोई फोर्स वाकई उस पर नहीं लग रही, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। तो बेटा फिर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो फिर वो उसके ऊपर फोर्स कैसे नहीं लग रही। बेटा यस, ऐसा पॉसिबल है। जब कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है ना, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता, और जब उसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो F इक्वल्स टू होता है ma के। तो अगर a 0 है तो F भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि vf माइनस वी आई बाई टी, vf भी वही था vi भी वही था, दोनों जब माइनस होंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 को t पे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है। जब आप इसको इस फार्मूला में F इज इक्वल टू ma में पुट करोगे ऐसे, तो चाहे उसका मैथ जितना मर्जी हो, लेकिन ओवरऑल F का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बेटा हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। इसकी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता हुआ पैराट्रूपर भी है। बेटा उसकी जो नीचे आने की स्पीड है ना वो कांस्टेंट होती है। एज अ रिजल्ट जब हम लोग टर्मिनल स्पीड से मूव करते हुए नीचे आ रहे होते हैं तो वो स्पीड कांस्टेंट होती है। जब वो स्पीड कांस्टेंट होती है तो vf माइनस वी आई से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन के 0 होने से उसके ऊपर लगने वाली फोर्स 0 होगी, तो पैराट्रूपर आराम से नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये है। वैसे जो ये चीज़ जो है इक्विलिब्रियम, इसकी 4-5 टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन आपकी बुक में ये कोई भी डिस्कस नहीं होगा। 9th के स्टैंडर्ड में, हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड में इसको डिस्कस करते हैं, तो जब कभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पे जाएंगे तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अभी मैं जो मूव कर रहा हूँ वो मूव कर रहा हूँ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये कहती है कि इफ़ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा सिंपल सी बात है, ये आप लिखेंगे सम, ये आया F इक्वल्स टू 0। देखें, अगर आपको इसको याद रखना है, इफ़ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0 देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक तो तरीका है ये ना कि फोर्स लग ही नहीं रही है, तब तो वो इक्विलिब्रियम में है ही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 फोर्सेज या 4 फोर्सेज लग रही होती हैं, लेकिन वो चारों एक दूसरे के असर को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो जब हम उनका सम निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0। मिसाल के तौर पर आपके पास 4 फोर्सेज हैं, F1 है, F2 है, F3 है,
F4 है। अगर आप इन चारों को सम करो, इनमें 2 प्लस की 2 माइनस की 3 प्लस की और 1 माइनस की इतनी कि वो तीनों को कैंसिल कर दे, तो इनका सम अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है फर्स्ट, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग इसके फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो इस तरह से होगा कि अगर एक्स कंपोनेंट जो है फोर्स का, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं यानी एफ एक्स तमाम के तमाम वो 0 हो जाएं, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर एफ वाई जो है, लेकिन इसके साथ साथ एफ एक्स के साथ साथ एफ वाई का भी जो है ना तमाम कंपोनेंट्स का 0 होना क्या ज़रूरी है, यानी अगर सम ऑफ एफ एक्स सारे के सारे वो भी 0 हों और सम ऑफ एफ वाई वो भी सारे के सारे 0 हों, तब भी वो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसके अलावा बेटा हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, जो कि ये बताती है कि इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा सेकंड कंडीशन में ये चीज़ ऐसे हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेटा समटाइम्स ऐसा होता है कि सम ऑफ फोर्सेस 0 आ रहा होता है और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि चूंकि सम ऑफ फोर्सेस 0 आ गया है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन सम ऑफ फोर्सेस के 0 आने के बावजूद भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने एक और कंडीशन डिवाइस की है, जिसका नाम क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच स्टेट्स दैट इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर बेटा अगर आप इस डायग्राम को देखो और इमेजिन कर लो कि ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है। अब दो फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप इसका सम ऑफ एफ निकालोगे ना बेटा तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब है ये बॉडी कहाँ पे होगी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन बेटा अगर हम इन्हीं फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करना है। मतलब मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ, एक फोर्स यहाँ पे हो जाए और दूसरी फोर्स कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए। ये F1 है, इसका मैग्नीट्यूड वही है जो पहले था, ये F2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी वही था जो पहले है, वही है जो पहले था। अब भी बेटा जब आप सम ऑफ एफ निकालोगे ना तो आंसर 0 आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके सम ऑफ एफ 0 ले आएंगे। हम इस कंडीशन को देख के ये समझेंगे कि बॉडी जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है, जबकि एक्चुअल में ये होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है ना ये टर्न कर जाएगी, इस तरह से रोटेट कर जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमें ये बता रही है कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस बॉडी को देखते हैं तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें एक और कंडीशन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच स्टेट्स दैट if sum of all the torque acting on a body is equal to 0 then the body will be in equilibrium and this is called second condition of equilibrium. Remember beta कि for a complete equilibrium both conditions of equilibrium must be satisfied। मतलब अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो आप उसका आंसर ये करेंगे कि अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है तो वो बॉडी कहाँ पे होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। बेटा अब मैं मूव कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम की काइंड्स के ऊपर, और वो बेटा हमारे पास 3 है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर आप बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन मूव तो करे लेकिन घूम फिर के फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इफ़ अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट देन दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पर होता है। बेटा याद रखें कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये कब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आती है और कब नहीं आती, तो उसका आंसर ये है बेटा कि अगर किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन वो उसकी बेस के अंदर रहेगी तो वो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन वो उसकी बेस में से, उस बॉडी की बेस में से बाहर निकल गई तो फिर वो बॉडी जो है वो अपनी असल पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं किसी भी डायग्राम को देखकर कि अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस के अंदर अगर आप टिल्ट करें, लेकिन टिल्ट करने के बावजूद, मिसाल के तौर पर अगर ये है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन, अब आपने किसी बॉडी को टिल्ट किया, फर्ज करें ऐसे कर दिया आपने उसको, और आप देख रहे हैं कि
ये लाइन अभी भी किसके अंदर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन उसकी बेस के अंदर है। तो आप ये कहोगे कि जब आप इसको दोबारा ये टिल्ट यहाँ पे अगर आप छोड़ोगे तो ये दोबारा मूव करके कहाँ पे आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी बेस से बाहर अभी नहीं गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन। लेकिन अगर ये लाइन इसकी बेस, फर्ज करो अगर ये लाइन यहाँ पे आ जाए तो फिर वो बेस से बाहर हो जाएगी, फिर ये बॉडी वापस को रिटर्न नहीं करेगी बल्कि नीचे को गिर जाएगी, टॉपल ओवर कर जाएगी। बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम किसी बॉडी को टिल्ट करें और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, जैसे हम बैलेंस करने की कोशिश करें किसी भी पेंसिल, लेड पेंसिल को, तो ज़ाहिर है वो कभी भी बैलेंस नहीं होगी, वो गिर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। बेटा इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और वो ये है कि अगर हम किसी बॉडी को टिल्ट करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आए, बल्कि जिस नई जगह पर वो जाए तो वहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पॉइंट है वो हाइट वो चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह पर ही रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ द हाइट, या जिस कि अगर हम उसको मूव कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगा, वहाँ से मूव नहीं करेगा। इसकी जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा फुटबॉल है। एक जगह पर पड़ा होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, जब हम उसको किक लगाते हैं तो वो किसी दूसरी जगह पर जब जाएगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन से तो मूव करके चला गया, लेकिन जिस भी वो नई जगह पर जाएगा तो वहाँ पर भी वो किस फॉर्म में होगा, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ही होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बेटा ये इक्विलिब्रियम का कंप्लीट टॉपिक था जो मैंने आपके कोशिश की है कि मैं इसको कवर कर सकूं। अगर आप लोगों को हमारा टीचिंग का मेथड पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।